हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 के हिंदी के 50 प्रश्नों को देखेंगे और आप भी हमारे साथ देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 56 तक निर्देश दिए गए हैं। तो निम्नलिखित वाक्य के लिए प्रयुक्त उचित शब्द चुनिए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ये ज्ञानी, बी ज्ञाता, सी जिज्ञासु और ज्ञानवान। तो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, आपका सी ऑप्शन सही होगा, जिज्ञासु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतधन, बी धोखेबाज, सी जालसाज और डी कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कृतधन कहते हैं। 52 का सही आंसर क्या होगा? ए, कृतधन। अब हम देखते हैं 53। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, ए आलोचक, बी निंदक, सी सर्वनिंदक। यहाँ पर हम देखेंगे बी है पर निंदक और सी है सर्वनिंदक और डी है पर छिद्रान्वेषी। तो दोस्तों 53 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? जो हर समय दूसरों के दोष को खोजता हो उसे कहते हैं, आपको डी ऑप्शन इसका सही होगा, पर छिद्रान्वेषी कहते हैं। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है, ए विमाता, बी सुमाता, सी कुमाता, डी जमाता। तो दोस्तों 54 का जो सही आंसर है, सौतेली माता के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए विमाता। जिसे जीता ना जा सके, ए विजित, बी अज्ञेय, सी अजेय, डी दुर्जेय। तो दोस्तों 55 का जो सही आंसर होगा, जिसे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है अजेय। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56। जो इंद्रियों से परे हो जिसे उसे क्या कहेंगे? तो ए होगा अगणित, बी जितेंद्रिय, सी अगोचर, डी अगम्य। तो दोस्तों 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं, यहाँ पर 56 का सही आंसर होगा सी, जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। अब हम देखते हैं फिर निर्देश जो 57 से लेकर 60 तक के लिए है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करनी है। ताजमहल खाली स्थान है का अद्भुत नमूना है, शिल्प कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का। तो दोस्तों 57 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। 58 ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है, ए बाधिर, बी पंगु, सी वाचाल, डी विज्ञ। तो मूक क्या हो सकता है यहाँ पर? ईश्वर की कृपा से। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका सी वाचाल, यानी कि बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला कह सकते हैं। 59 है मंदिर में मिलता, यहाँ पर 59 में मंदिर में ब्लैंक से मिलता है, ए प्रसाद, बी प्रसाद, सी प्रसाद और डी है प्रसाद। तो दोस्तों मंदिर में प्रसाद मिलता है, इसमें जो सही वर्तनी दी हुई है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य एक प्राणी है, ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी प्रशासनिक और डी व्यवहारिक। तो दोस्तों ये बहुत ही, मनुष्य एक क्या है?
यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। 61 देखिए, राम कलम से लिखता वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ए करण, बी कर्म, सी कर्ता, डी अपादान। कलम से किस में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, करण कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो 62 देखते हैं, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो सही आंसर होगा, जो विद्वान होते हैं वो विनयी होते हैं में क्या है? मिश्र वाक्य है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 62 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 में हम देखें तो इसमें दिया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए विजय लिखती सो गया, बी विजय लिखता सो गई, सी विजय लिखता सो गए, डी है विजय लिखते लिखते सो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपने आप जब पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 63 का डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 64 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए बस नदी पर गिर पड़ी, बी बस नदी पर में गिर पड़ी, सी बस नदी में गिर पड़ा, और डी बस नदी में गिर पड़ी। तो 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? बस नदी में गिर पड़ी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सम, समान, ये सब किस में आता है? ये आता है आपका उपमा में। सिक्सटी सिक्स है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ अलंकार होता है श्लेष, यमक, संदेह और भ्रांतिमान। तो कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके कई एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपका होगा श्लेष अलंकार। भेद से उसके एक से अधिक अर्थ होंगे तो वो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी रूपक और उपमा, डी है यहाँ पे रूपक और मानवीकरण। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रूपक। यहाँ पे 68 देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ा श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। दोस्तों इस अलंकार को आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा 68 का। क्लियर। अब हम चलते हैं 69 की तरफ। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या वही खाए बौराय नर ये पाए बौराय। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया? विभावना, विरोधाभास और अतिशयोक्ति और असंगति है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी। सेवेंटी देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए,
अब 71 देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, शोक, हास और रति। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो कौन सा है ये? ए जुगुप्सा, बी हास, सी उत्साह, डी विस्मय। तो दोस्तों यहाँ पे विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, जुगुप्सा यानी कि घृणा। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी व्याकरण की जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उसकी लिंक दे देंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया है तो वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की थी? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो दोस्तों यहाँ पे 73 का जो सही आंसर होगा, भरत मुनि ने एक्चुअल में 8 रसों की ही चर्चा की थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से हमने डिटेलिंग की है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप एक बार ज़रूर सारे टॉपिकों को देखिएगा जो भी हमने पढ़ाए हैं। अब हम देखते हैं 74, शोभित कर नवनीत लिए ब्लैंक्स में कौन सा रस है? ए विभत्स रस, बी वात्सल्य रस, सी श्रृंगार रस, डी करुण रस। तो 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वात्सल्य रस। 75 देखें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोस्तों ये क्या है 75 का? ये आपका हो जाएगा दोहा। क्या है ये? दोहा छंद है। क्लियर। अब हम चलते हैं 76 की तरफ। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ए छप्पय, बी चौपाई, सी सोरठा, डी दोहा। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए छप्पय। 77 देखें, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 18, बी 22, सी 24 और डी 28। तो दोस्तों 77 का जो सही आंसर है, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब हम देखते हैं 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ए धोखे में पड़ना, बी निशाने पर लगना, सी निशाना बन जाना और डी रफू चक्कर होना। तो दोस्तों 9 2 11 होना मतलब होता है रफू चक्कर होना या भाग जाना। तो दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 देखें तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है शुद्ध भूल जाना, बी बहुत कष्ट होना, सी बचपन याद करना, बच्चों जैसा व्यवहार करना। तो दोस्तों छठी का दूध याद आना मतलब होता है आपका बहुत कष्ट होना, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, राजा कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली का लोकोक्ति का अर्थ है आकाश पाताल का अंतर होना, ऊंट पर टांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आकाश पाताल का अंतर होना। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आंख शब्द का तत्सम रूप बताएं। ए आंख, बी नैन, सी दीदा, डी अच्छी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी अच्छी, मतलब होता है नेत्र। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अच्छी। अब हम चलते हैं 83 की तरफ। साखी शब्द का तत्सम रूप होगा ए आपका साखी, बी आपका शाखा, सी आपका साक्षी और डी हो जाएगा आपका राखी। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, आँख और साखी
दोनों में खा खा आया है, लेकिन जब इसका तत्सम रूप देखा गया तो इसमें खा की जगह पे छतरी वाला छा हो जाता है। क्लियर? ये आपका एक ट्रिक है कि खा की जगह पे छा हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें छा केवल एक ऑप्शन में है, छतरी वाला। चाहे वो आंख शब्द का तत्सम रूप देखें या साखी शब्द का तत्सम रूप देखें। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंख का तो अच्छी हो गया था और साखी का साक्षी हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम देखें, अब है आपका 84 है। यहाँ पे आप सी ऑप्शन सही किए हैं ना, ये वाला साक्षी वाला। अब हम 84 देखें तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, डी सी जापानी और डी तुर्की। तो दोस्तों रिक्शा जो है वो आपका सी ऑप्शन जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे 85 पर उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो ए है उ, बी है उत, सी है उत, डी है उत्था। तो दोस्तों उत्थान का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत धन थान। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन उत्थान। 86 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ए अपमान, बी अपना, सी आवरण, डी अपकीर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? वो आपका सही हो जाएगा बी। 86 का क्या होगा? बी। अपना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए 87 से 88 तक शब्दों में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है? संधि बतानी है। तो दोस्तों अगर आपकी संधि भी नहीं क्लियर है तब भी आप उस जो व्याकरण की वीडियोज रहेंगी उसको देख लीजिएगा, जो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। तो 87 है आपका महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। तो दोस्तों 87 का जो सही आंसर होगा, महर्षि शब्द में स्वर संधि है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद का क्या होता है? महाधन ऋषि होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ये हो जाएगा आपका सही ए। स्वागत 88, स्वागतम गुण संधि, यड़ संधि, सी वृद्धि संधि और डी है आपका दीर्घ संधि। तो 88 का जो सही आंसर होगा, स्वागतम संधि विच्छेद होता है सुधन आगतम। तो स्वागतम होता है, इसमें क्या होता है? यड़ संधि होती है, सुधन आगतम। ऊ का वाह हो जाता है ना। क्लियर? अगर आपने यड़ संधि ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊ का वाह, ई का या, री का रा हो जाता है। अब हम देखते हैं निर्देश दिया हुआ 89 से 91 तक का। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश 89, ए ऑप्शन है जगत धनीश, बी ऑप्शन है जग धन, डी सी ऑप्शन है जगद धनीश, सी ऑप्शन जगती धन ईश। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा, जगदीश का जो सही संधि विच्छेद होगा 89 का, वो होगा आपका ए जगत धन ईश, जगदीश। नाइन्टी है महोत्सव, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव और सी है महाधन उत्सव और डी है महोधन उत्सव, महोधन उत्सव है यहाँ पे। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महाधन उत्सव, महोत्सव। कौन सी संधि है? कमेंट में बताइएगा महोत्सव कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 91, यशोदा, ए यशा यश धन उदा, बी है यश धन दा, सी है यश धन उदा, डी है यशोधन दा। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा, यशोदा का संधि होता है यश धन दा, इसमें विसर्ग संधि यूज हुई है। तो दोस्तों 91 का सही आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ये विसर्ग संधि है यश धन दा।
92 से 96 शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। सप्ताह, ए अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सप्ताह में कौन सा समास होगा? सप्ताह किसको कहते हैं? 7 दिनों के समूह को कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं उसको हम द्विगु समास से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रोग पीड़ित, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी है आपका तत्पुरुष। तो 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें 94 है कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? ए चक्रपाणि, सी चतुर्युग्म और डी सी है आपका नीलोत्पल और डी है आपका मातृभक्त। तो दोस्तों 94 का जो सही आंसर होगा नीलोत्पल, नील है जो उत्पल यानी कि कमल में कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 देखिए द्वंद्व समास निम्नलिखित में किस शब्द में है? ए जय पराजय, बी घनश्याम, सी त्रिनेत्र, डी पीताम्बर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि द्वंद्व समास में ये हाइफन छिपा होता है। तो हाइफन यहाँ पे आपको केवल एक ए वाले वर्ड में दिख रहा है। 96 देखिए द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? ए नीलांबर, बी चिड़ीमार, सी चौराहा, डी रुपया पैसा। तो दोस्तों द्विगु समास आपको इसके पहले ही बताया कि हमने संख्यावाचक होता तो चौराहा। 96 में चौराहा यानी कि चौराहा का मतलब 4 राहों का समाहार। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही, यानी कि ये द्विगु समास है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 97। दावा अग्नि शब्द का अर्थ है जल में लगने वाली आग, बी पेट की अग्नि और सी जंगल में लगने वाली आग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दावा अग्नि का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी जंगल में लगने वाली आग, सी। यहाँ पे दावा अग्नि, बड़वा अग्नि, जठाग्नि ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा बुक में। पेट में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, एक मतलब हर तरह की आग के लिए अलग अलग वर्ड हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं 98 किस शब्द का अर्थ मयूर है? ए केकी, बी नीरज, सी अनंत, डी मेदिनी। तो 98 का जो सही आंसर होगा केकी, मोर, सारंग ये सब क्या है? मयूर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो गया। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ए विष्णु, बी सूर्य, सी शिव, डी इंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा एक रसखान का, मानुष हो तो वही रसखान, जो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। याद आया? तो यहाँ पर पुरंदर कारण, पुरंदर मतलब क्या हुआ? इंद्र। जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा बारिश की थी तो भगवान जी ने अपनी उंगली पर पाषाण को उठाया था ना, याद आया? तो पुरंदर शब्द वहीं पे यूज हुआ है। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। 99 क्लियर हो गया। कभी कभी जो वर्ड हम ऐसे ही कभी पढ़े रहते हैं, लेकिन उसका अगर हमें सेंस पता होता है तो हम उसका अर्थ कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। तो ये चीज़ें
ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं या आदमी पढ़ता है लेकिन कभी कभी भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ें आप पे बहुत कभी पहले की पढ़ी हुई चीज़ें आपके एग्ज़ाम टाइम में, ये नहीं है कि हम जो चीज़ें आज याद कर रहे हैं वही चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी। एग्ज़ाम तो आपका पहले का अनुभव भी होता है उसमें, ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक दिन में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ए कुसुम, बी प्रसून, सी अनंग, डी है सुमन। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्प शब्द का पर्यायवाची अनंग नहीं है। पुष्प के पर्यायवाची होते हैं प्रसून, सुमन, कुसुम, पुष्प। क्लियर? तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपके कितने स्कोर हुए, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।